नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज के इस वीडियो का मुख्य विषय है मुख्य परीक्षा 2022। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की एनईपी के तहत प्रथम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा 12 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान की यदि बात करें तो 2022 को मुख्य परीक्षा होगी। प्रथम प्रश्न पत्र जो कि मेजर विषय से संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। आज इस विषय में हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 1935 का अधिनियम, इस विषय में चर्चा करेंगे। 1935 का अधिनियम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखें तो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में 3 खंड होते हैं। उनमें 3 खंडों में से किसी भी खंड में, चाहे वो लघु उत्तरीय हो, चाहे वो अति लघु उत्तरीय हो या विस्तृत उत्तरीय हो, वह प्रश्न कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। आज हम उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि उससे संबंधित हमारे पास कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और किसी न किसी रूप में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं 1935 का अधिनियम। यहाँ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आने वाले 17 दिनों में जब आपकी राजनीति विज्ञान की परीक्षा होगी, उससे संबंधित मैं लगातार आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चलिए सबसे पहले हम समझते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 आखिर था क्या। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ व 14 भाग थे। यदि वर्तमान संविधान की बात करें तो इस पर भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव है। इस कारण से भारत संविधान को कई बार 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि भी कहा जाता है। इस अधिनियम की स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसमें 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही स्वीकार किया गया। यह एक इसकी आलोचना भी होती है। यदि हम इसकी विशेषताओं की ओर ध्यान दें तो विशेषताओं को कुछ हेडिंग्स में बांटकर देखा जा सकता है, जैसे अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, शक्तियों का विभाजन, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, मताधिकार का विस्तार, भारत परिषद को समाप्त करना, संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना और बर्मा को भारत से अलग करना। यदि इसकी आलोचनाओं की बात करें तो इसमें हम आलोचनाओं में लिख सकते हैं दोषपूर्ण संघ, प्रांतीय स्वायत्तता एक भ्रम था, संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, आत्मनिर्णय के अधिकार का अभाव था, भारतीय आकांक्षाओं की उपेक्षा की गई थी इस अधिनियम के द्वारा और द्वैध शासन पूर्णतः विफल हो गया था। यदि परीक्षाओं में इससे संबंध में बड़ा प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो सबसे पहले हमें भारत शासन अधिनियम के बारे में थोड़ी सी भूमिका बांधनी है, जिसमें हमने 3 पॉइंटों का जिक्र किया है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद हमें भारत शासन अधिनियम से संबंधित विशेषताओं को विस्तार पूर्वक लिखना है और फिर उसकी आलोचनाओं का जिक्र करते हुए इसके महत्व को लिखते हुए सीधे निष्कर्ष लिखना है, जिससे हमारा 15 नंबर का जो प्रश्न होगा, जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, वो बेहद आसानी से बहुत ही अच्छे अंकों के साथ लिखा जा सकता है। इससे संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन सबसे पहले हम विशेषताओं की व्याख्या कर लेते हैं। इसकी विशेषताओं की यदि चर्चा करें तो पहली विशेषता है अखिल भारतीय संघ। इस अधिनियम की सर्वाधिक अच्छी विशेषता भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, अर्थात अंग्रेजों ने पहली बार यह कहा था कि पूरा भारत एक होगा। यह अधिनियम भारत के राजनीतिक एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, क्योंकि इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भारत शासन अधिनियम से संबंधित कि इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जो कि ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश हिस्सा भारत के अंदर था उससे, और देशी रियासतें, जो रियासतें थीं, उनसे मिलकर बनना था। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण आलोचना भी यह की जा सकती है कि इसमें रियासतों को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था कि वह इस संघ का हिस्सा बने या नहीं बने। देशी रियासतों द्वारा इसका विरोध किया गया और इस कारण से यह अखिल भारतीय संघ कभी स्थापित नहीं हो पाया। अखिल भारतीय संघ का जो विरोध किया गया था वह देशी रियासतों द्वारा किया गया था। इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ये भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और कई बार ये छोटे प्रश्नों में पूछ ली जाती है कि प्रांतीय स्वायत्तता को स्पष्ट कीजिए, और या फिर यह पूछ लिया जाता है कि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं। छोटे प्रश्न में 7.5 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर 1919 के शासन अधिनियम का जिक्र किया गया है। 1919
का जो शासन अधिनियम था उसमें प्रांतों के अंदर दोहरी शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था का अर्थ होता है दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। छोटा प्रश्न यह भी बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा दोहरी शासन व्यवस्था यानी द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था, तो वह था 1935 का शासन अधिनियम। लेकिन जो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी उसमें प्रांतों में शासन दो भागों में बांट दिया गया था, एक रक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय गवर्नर के पास थे, जबकि हस्तांतरित विषय चुने हुए मंत्रियों के पास थे। अर्थात दो प्रकार के शासक प्रांतों में कर दिए गए थे, एक गवर्नर के पास कुछ रक्षित विषय थे और हस्तांतरित विषय चुने हुए मंत्रियों के पास छोड़ दिए गए थे। इस व्यवस्था को दोहरी शासन व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार प्रांतों में दो सत्ता काम कर रही थी, जिसे 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर लगभग समस्त कार्य चुने हुए मंत्रियों को दे दिए गए और प्रांतों में स्वायत्तता स्थापित की गई। यानी इससे पहले 1919 के अधिनियम में प्रांतों के अंदर दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें एक गवर्नर के पास कुछ शक्तियां थी जिन्हें रक्षित विषय कहा जाता था और जिन्हें हस्तांतरित विषय कहा जाता था कुछ शक्तियां चुने हुए मंत्रियों के पास थीं। ऐसे समय में दो शासक प्रांतों के अंदर काम करते थे। इस व्यवस्था को 1935 के अधिनियम द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब सारी शक्ति गवर्नर की बजाय चुने हुए मंत्रियों के हाथ में सौंप दी गई और इसी चीज को प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता है। चलिए अगली विशेषता देखते हैं, शक्तियों का विभाजन। 1935 के अधिनियम द्वारा संघ की स्थापना की जानी थी, अखिल भारतीय संघ की, इसलिए इसमें केंद्रों तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें संघीय सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। अविशिष्ट शक्तियाँ जो कि कहीं भी गिनी नहीं जाती हैं, जो इनके अलावा शक्तियाँ होती हैं, उन्हें गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। वह अपनी इच्छा से केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता था। अब सबसे महत्वपूर्ण एक और विशेषता है जिसे कहते हैं केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली। थोड़ी देर पहले हमने दूसरी विशेषता में पढ़ा था प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत कि प्रांतों में से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतों में से समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। यह 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। संघीय विषयों को आरक्षित व स्थानांतरित 2 भागों में विभाजित किया गया था। आरक्षित विषयों के प्रबंधन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल को यानी रक्षित विषयों की और उनके सभासदों के हाथों में थी, और हस्तांतरित यानी स्थानांतरित विषयों की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल और मंत्रिपरिषद को सौंपी गई। यानी केंद्र के अंदर अब 2 प्रकार की शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली जो कि प्रांतों में 1919 के अधिनियम के तहत लागू थी, वह केंद्र में लागू कर दी गई और प्रांतों में से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और समस्त शक्तियां चुने हुए मंत्रियों के हाथों में सौंप दी गई, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। एक और विशेषता देखते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका। कुल 11 में से 6 प्रांतों के अंदर 6 विधानमंडलों में, जिसमें मुंबई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम को द्विसदनीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत लाया गया। यानी जो व्यवस्थापिका, जो विधानमंडल काम कर रहे थे, कानून बनाने वाली संस्था काम कर रही थी, उसके 2 सदन बना दिए गए। चलिए एक और महत्वपूर्ण विशेषता, मताधिकार का विस्तार किया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई तथा लगभग 10% जनता को मत देने का अधिकार दिया गया। 1935 के अधिनियम के अनुरूप पहली बार चुनाव 1937 में हुए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कई बार पूछ ली जाती है कि 1935 के अधिनियम के अनुरूप चुनाव कब हुए थे, तो चुनाव 1937 में हुए थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि लोगों को वोट देने का पहली बार अधिकार जो मिला था वो 1892 के अधिनियम के द्वारा मिला था, लेकिन लोगों को वोट देने का प्रत्यक्ष अधिकार पहली बार 1900 अधिनियम के तहत मिला था। तो अधिकार और प्रत्यक्ष अधिकार दोनों में अंतर है। भारत परिषद को समाप्त करना। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद पद, जो कि 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित था, को समाप्त कर दिया गया। संघीय न्यायालय, यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील होती थी। अर्थात ये संघीय न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके
निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हुई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गेवियर थे। यह न्यायालय दिल्ली में स्थापित हुआ था। चलिए, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। केंद्र में संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि 1919 के अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया था, जिसका नाम केंद्रीय लोक सेवा आयोग था और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। लेकिन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है और जबकि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। एक और महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं, बर्मा को अलग करना। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा अदन को भी भारत से अलग कर एक स्वतंत्र उपनिवेश बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा एक और चीज़ की गई, बॉम्बे से सिंध प्रांत को अलग कर दिया गया, यानी सिंध एक अलग प्रांत बनाया गया। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और बिहार व उड़ीसा प्रांत में से बिहार और उड़ीसा को दोनों को अलग अलग प्रांत बना दिया गया। पहले बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत था, लेकिन बाद में बिहार नाम से अलग प्रांत और उड़ीसा नाम से अलग प्रांत बना दिया गया। ये सारी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है और जो छोटे छोटे प्रश्नों में भी आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए विशेष रूप से आपको इन्हें तैयार करना है। चलिए अब इसकी आलोचना देख लेते हैं। भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस एक्ट को किसी न किसी रूप से निंदा की। कांग्रेस ने तो इसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र किसने कहा। तो 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्योंकि इस अधिनियम में स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं होने के कारण नेहरू ने इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1935 के अधिनियम को कहा गया है कि वह पूर्णतः सड़ा हुआ गला अस्वीकृत योग्य है, क्योंकि जिन्ना को 14 सूत्रों में जो डिमांड है उसे पूरा नहीं किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी है। अब इसकी आलोचना देखते हैं। सबसे पहली आलोचना है दोषपूर्ण संघ। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में जिस संघ की स्थापना का सुझाव दिया गया था वह बहुत दोषपूर्ण था। इस संघ में ब्रिटिश प्रांतों को मिलाना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था, स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया था। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के राजनीतिक लक्ष्यों में विषमता थी। ब्रिटिश प्रांतों में तो जहां उत्तरदायी शासन था, कुछ चुने हुए मंत्री काम करते थे, लेकिन देशी रियासतों में राजा रजवाड़े काम करते थे, जहां पर निरंकुशता का साम्राज्य था। ऐसे में 2 असमान इकाइयों का एक संघ में मिलाना दोषपूर्ण था, अनुचित था। जहाँ राजा महाराजा वंशानुगत आधार पर राज करते थे, वहीं ब्रिटिश प्रांतों में कुछ हद तक उत्तरदायी शासन था, जिसमें गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद के अनुसार जो चुनी हुई भी होती थी कार्य करता था। प्रांतीय स्वायत्तता एक भ्रम। प्रांतीय स्वायत्तता के आधारभूत तत्व बाहरी नियंत्रण। प्रांतीय स्वायत्तता का एक आधारभूत तत्व होता है कि प्रांतों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, बाहरी नियंत्रण से वह पूर्णतः मुक्त हों, और प्रांतों में उत्तरदायी शासन इस अधिनियम में विद्यमान बिल्कुल नहीं थे। गवर्नर जनरल और गवर्नर के विशेष और व्यापक उत्तरदायित्व के कारण प्रांतीय स्वायत्तता एकदम बनकर रह गई थी। स्वशासन केवल भ्रम था, यानी प्रांतीय स्वशासन एक भ्रम के रूप में काम कर रहा था, जिसमें प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी। अगली आलोचना देखते हैं। संघीय न्यायालय सर्वोच्च नहीं था। संघीय न्यायालय सर्वोच्च नहीं था क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध अपील लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। उसे ही संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार था। चलिए अगली आलोचना देखते हैं। आत्मनिर्णय के अधिकार का अभाव। भारतीयों को अपने भाग्य का निर्णय करने का इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित हुआ और उसी की भारत की प्रगति का निर्णायक स्वीकार किया गया। अधिनियम द्वारा भारत पर ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में कोई कमी नहीं की गई, अतः इस अधिनियम में भारत की प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं दिया गया था। भारतीय आकांक्षाओं की उपेक्षा। इस अधिनियम में भारतीयों की आकांक्षाओं का ध्यान नहीं रखा गया था। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही इसमें मान्यता दे दी गई थी, जबकि भारतीयों ने इसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी। द्वैध शासन की विफलता। 1919 के एक्ट के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की विफलता देखी जा चुकी थी। इसके उपरांत भी इसे प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू कर दिया गया। गवर्नर जनरल के अधिकारों और शक्तियों के आगे केंद्रीय मंत्री शक्तिहीन हो गए। इस प्रकार औपनिवेशिक स्वराज्य की तो बात बहुत दूर की है, यह भारतीयों को उत्तरदायी शासन भी प्रदान नहीं कर सका। यदि हम इसके महत्व की चर्चा करें
तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की अनेक आलोचनाएं की गई, किंतु इससे इस अधिनियम का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। प्रांतीय स्वायत्तता की दृष्टि से अधिनियम अत्यधिक महत्वपूर्ण था और भारतीयों को प्रशासन तंत्र में प्रवेश करके हस्तक्षेप करने का जो अवसर इस अधिनियम से प्राप्त हुआ वह प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का सूत्रपात करता है। इस अधिनियम के कारण प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। भारत के एकीकरण का मार्ग भी इस अधिनियम से प्रशस्त हुआ। इस अधिनियम द्वारा देशी रियासतों का अखिल भारतीय संघ में समावेश करना भारत की राजनीतिक एकीकरण का एक प्रयास था। इस अधिनियम में प्रदत्त प्रांतीय स्वायत्तता से संलग्न भारतीयों को प्राप्त राजनीतिक प्रशिक्षण संविधान निर्माण में स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शासन को संचालित करने में सहायक सिद्ध हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया भारत का वर्तमान संविधान में 1935 का अधिनियम एक प्रमुख आधार है। इसी प्रकार आने वाले समय में आपकी परीक्षाओं से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आपके सामने आता रहूँगा। आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।